नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव और सबसे पहले चर्चा शहर के संग्राम की। आज 19 नगरीय निकायों के कुल 343 वार्ड के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है, जबकि मैदान में कुल 1144 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खंडवा, गुना, बड़वानी, धार, अनूपपुर में नगरीय निकायों के लिए मतदान हो रहा है। इन निकायों में कुल 5,07,308 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए राज्य चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जनवरी में कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद यहां चुनाव कराए जा रहे हैं। 23 जनवरी को इस चुनाव के नतीजे सामने होंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 19 नगरीय निकाय जहां पर कुल 343 वार्ड हैं, जहां मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही चल रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खंडवा, बड़वानी, गुना अलग अलग वार्डों में चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी। 23 तारीख का इंतजार भी, जब इस चुनाव के नतीजे सामने होंगे। हालांकि आज 1144 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कैद हो जाने वाला है और 23 जनवरी का दिन होगा जब चुनाव के नतीजे सामने होंगे। 5,07,308 वोटर्स हैं जो सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम, हर बूथ पर सुरक्षा के मद्देनजर खास इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के लिए 720 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 19 नगरीय निकाय चुनाव, पिछले चुनावों की अगर बात की जाए तो बीजेपी को भारी बहुमत देखने को मिली है निकाय चुनाव को लेकर। इस बार देखना होगा किस पार्टी का दबदबा यहां पर देखने को मिलता है। 19 नगरीय निकाय हैं, 343 वार्ड के लिए चुनाव हो रहे हैं। वोटिंग के लिए सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग मतदान केंद्रों की, जहां मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम ऐसे मुद्दे जो कि स्थानीय स्तर पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। मतदाता मतदान केंद्र में पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं और आपसे भी यही अपील करता है न्यूज़ 18 कि अगर आपके वार्ड में चुनाव हो तो आप भी घरों से बाहर निकलें, मताधिकार का प्रयोग करें। चलिए अलग अलग क्षेत्र की हम स्थिति समझेंगे। बड़वानी से हमारे साथ पंकज शुक्ला जुड़ रहे हैं, नवीन मैहर संवाददाता धार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विजय जोगी हैं जो कि गुना से हमें सीधा अपडेट पहुंचाएंगे। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, बड़वानी की क्या कुछ स्थिति है, कितने % वोटिंग अभी तक वहां पर हुई है? अवंतिका, पूरे जिले की अगर बात की जाए तो लगभग 10% से लगाकर के 18% तक मतदान की स्थिति हो चुकी है और अभी भी मतदान जारी है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि गर्मजोशी के साथ और उत्साह के साथ में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अवंतिका, निश्चित ही। अब नवीन से हम धार की भी स्थिति समझेंगे। पंकज, आप बने रहेगा हमारे साथ। धार को लेकर नवीन, क्या कुछ अपडेट? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सुबह 7 बजे से ही जो है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। जिले के इन नगरीय चुनाव में मतदान जारी है, जहाँ पर 2,90,000 से अधिक मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद है धार के उत्कृष्ट विद्यालय में, जहाँ पर मतदान कराया गया है। यहाँ पर भी हमारे साथ में कुछ यहाँ के स्थानीय लोग से भी हम सुनना चाहेंगे। एक्साइटेड है परसेंटेज तो डेफिनेटली बड़ा होगा। चलिए, यानी कि भारी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विजय, आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी, गुना के मतदाता आज क्या सोच रहे हैं? क्या मतदान के लिए बड़ी उत्साह के साथ मतदान केंद्रों में पहुंचा जा रहा है? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव में जो राघोगढ़ सियासत का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर आज सुबह से ही करीबन 7 बजे से जब से वोटिंग चालू हुई है, लोगों का उत्साह मतदान के प्रति देखा जा रहा है। चाहे विजयपुर क्षेत्र हो, रुठियाई क्षेत्र हो, चाहे वो राघोगढ़ क्षेत्र हो, सभी जगह 7 बजे से लोगों की लंबी कतारें यहाँ पर देखी जा रही है। लोगों में भारी उत्साह जो है अपनी नगर सरकार बनाने को लेकर दिख रहा है। कुछ लोग में मतदान करके आए हैं, मेरे साथ मौजूद है। आपने नगर सरकार को लेकर वोट किया, क्या चाहते हैं?
विकास होगा, विकास हो रहा है, विकास होगा बिल्कुल। अच्छा, ये दिग्विजय सिंह जी का गढ़ है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का। अभी और कैसे काम देखते हैं जो विकास कार्य होना चाहिए? जैसे अभी नई योजना में नहीं है, अभी नई सड़कें बनी है और अपने साड़ा रोड बनी नहीं, अभी बाड़ियों में पैकेज आया, नए बस स्टैंड बनेंगे। इस प्रकार से अपने क्षेत्र पूरा विकास होगा और विकास होगा। राघवगढ़ में सबसे ज्यादा पार्क बने हैं, जो इतने गुना जिले में नहीं, इतने राघवगढ़ में है। आपका क्या नाम है? जी साबिर हुसैन। वोट किया आपने? जी। क्या क्या मांगे रखते हैं, क्या सोचकर? राघवगढ़ का यही है सर कि उसमें विकास हो, और साहब ने सदैव राघवगढ़ का विकास किया है, हम उनके सदैव आभारी हैं। हमने हमेशा उनका साथ दिया है और हम चाहते हैं साहब हमेशा राघवगढ़ के विकास के लिए काम करें और राघवगढ़ को आगे बढ़ाएं। तो जैसा देखा आपने कि लोगों ने विकास को लेकर यहाँ पर वोटिंग की है, लोगों में उत्साह था विकास को लेकर, और अभी तक करीबन 11.16% जो है मतदान हो चुका है, और मतदान केंद्रों पर अभी भी लंबी कतारें जो है मतदाताओं की लगी हुई है, और ये दौर लगातार जारी है। प्रशासन की बात करें तो आला अधिकारी चाक चौबंद व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं, पुलिस की कई टीमें जो है लगातार मुस्तैद यहाँ पर दिख रही हैं। कई सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है वो लगातार अपनी मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। और मैं बता दूं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात कि 45,108 मतदाता जो है वो आज अपने मतदान का प्रयोग 63 मतदान केंद्रों पर करेंगे शाम 5 बजे तक। जी चलिए, यानी कि भरपूर उत्साह यहाँ पर मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। विजय, आप बने रहेगा हमारे साथ। पंकज, आपका एक बार फिर से मैं रोक करना चाहूंगी। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि भारी उत्साह के साथ मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, सियासी समीकरण बड़वानी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि बड़वानी एक प्रमुख जिला मध्य प्रदेश का। पंकज जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल किया अवंतिका। जिस तरीके से देखा जाता है कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जो है प्रेम सिंह पटेल भी बड़वानी से हैं, उसके साथ में लोकसभा सांसद गजेंद्र पटेल और साथ ही जो राज्यसभा सांसद है डॉक्टर सुमेर सोलंकी, ये तीनों तो भाजपा से दिग्गज नेता है ही, उनकी साख तो दाव पे लगी। साथ ही साथ जो पूर्व गृह मंत्री है कांग्रेस से जो थे बाला बच्चन, वो भी राजपुर विधानसभा में मौजूद हैं। तो सभी दिग्गजों की साख दाव पर है, और इस वक्त हमारे साथ जनता भी मौजूद है, मतदाता भी है। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरीके का रोचक रहेगा चुनाव। क्या लगता है आपको, किस तरीके का चुनाव? पूर्व पार्षद वासुदेव मुखाती, क्या लगता है आपको कि क्या कैसा रहा चुनाव, क्या मुद्दे रहे हैं? चुनाव में कई मुद्दे रहे हैं, परंतु अभी ये वार्ड नंबर 8 का मतदान केंद्र है कॉलेज, यहाँ मतदान हो रहा है और जनता रुचि ले रही है और जनता जोश के साथ मतदान कर रही है। पिछली परिषद कांग्रेस की रही है, तो क्या लगता है आपको विकास कार्य मुद्दा बनेगा क्या इस बार? बनेगा ना, पिछली कार्यकाल कांग्रेस की रही, उसमें वार्ड के पूरे बड़वानी में विकास कार्य ठप पड़ गए। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी, उसमें विकास कार्य हुए। मेरे वार्ड में तब मैं पार्षद था, मेरे वार्ड में कई काम हुए। पीछे बस्ती है, उसमें सीसी रोडों का निर्माण करवाया, नालियों का निर्माण है, एकता नगर में सीसी रोड, ये जो आप खाले के पीछे वाला ये अंजन नाके से कारंजे तक का रोड, ये हमारे कार्यकाल में हुआ। उसके बाद जेमन कॉलोनी में सीसी रोड का निर्माण किया है। पिछली जो बीजेपी की परिषद थी उसमें विकास कार्यों का अभी जो विकास हुआ है। तो हमारे साथ युवा मतदाता भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज यहाँ मतदान करने पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश हौसर है। अंकुश जी, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आज यहाँ मतदान करने पहुंचे हो? सबसे पहले तो मुद्दा यहाँ पर विकास का है। पिछली कार्यकाल में कांग्रेस की यहाँ नगर परिषद थी, जिन्होंने किसी प्रकार कुछ काम नहीं किया था, जिसके कारण बहुत से वार्डों में रोडों का निर्माण। तमाम स्थानीय मुद्दे जो कि इस बार असर डालेंगे। शुक्रिया आपका पंकज, बातचीत के लिए। नवीन, विजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार अपडेट्स आप तक न्यूज 18 पहुंचाता रहेगा। और फिलहाल जिक्र इंदौर का करेंगे, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। देपालपुर सागर डैम पर एक बड़ा हादसा टला है। बारात से भरी बस ने कार को भीषण टक्कर मारी है। कार को 10 फीट घसीट कर बस आगे ले गई। कार ब्रिज की दीवार पर चढ़ी बस ने 2 अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी है। तीसरी गाड़ी को भी बस ने चपेट में लिया है। देपालपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या वजह इस पूरे हादसे के पीछे रही, क्या ड्राइवर की लापरवाही या कोई तकनीकी खराबी, इस बारे में पुलिस की जांच लगातार जारी है। लेकिन हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद किस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना, कार की तस्वीरें भी देखिए जिसे बस ने अपनी चपेट में लिया। करीब 3 वाहन इस हादसे में क्षतिग्रस्त हुए। सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या वजह पूरे हादसे के पीछे?
ये अब कुछ शुरुआती जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार में ये बस चालक जो है अपने गाड़ी को दौड़ा रहा था, उसने अन्य वाहनों को भी चपेट में लिया। देर रात का ये पूरा घटनाक्रम है, जहां देपालपुर से एक व्यापारी जो पुल पर निकल रहे थे, उन्होंने वाहन की तेज रफ्तार को देखा, गाड़ी साइड में खड़ी कर ली। इसके बावजूद बस चालक ने इस गाड़ी को टक्कर मारी और लगभग 10 फीट तक घसीट कर ले गया। गनीमत रही कि इस जो गाड़ी थी खड़ी थी, रफ्तार में नहीं थी, अथवा ये बड़ा हादसा हो सकता था। और जब बस की तलाशी ली गई तो इसमें 2 अलग अलग नंबर प्लेट भी मिली है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते ये बड़ा हादसा टल गया। चलिए, यानी कि जांच के बाद स्थिति और अच्छे से स्पष्ट हो पाएगी। शुक्रिया आपका विकास, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब जिक्र करेंगे राजधानी रायपुर का। भारत न्यूजीलैंड का मैच कल होने जा रहा है, लेकिन इसके बीच एक बड़ी जानकारी है कि मैच के टिकट को लेकर दलाल सक्रिय हो चुके हैं। लोगों को मैच का टिकट नहीं मिल रहा है। रायपुर में क्रिकेट टिकट दलालों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। रकम लेकर टिकट दलाल फरार हो चुका है। 21 को रायपुर में भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच है, यानी कि कल के मैच को लेकर दलाल किस तरह से सक्रिय है, इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। की कोई शिकायत रायपुर में नहीं मिली है। यदि रायपुर में ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर टिकट को बेचा जा रहा है या टिकटों का ब्लैक किया जा रहा है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सुरक्षा को लेकर के 1000 से अधिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी जो है इस पूरे मैच के दौरान तैनात किए गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट से लेकर जो होटल के बीच में भी पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती है। साथ ही एयरपोर्ट में भी अधिकारी लगाए गए हैं, स्टेडियम में भी लगाए गए हैं। तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इसमें। उसकी भी बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई शिकायत उसको लेकर सामने नहीं आई है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है इस बारे में भी जानकारी हम लेंगे। लेकिन भारत न्यूजीलैंड मैच में दलाल सक्रिय नजर आते दिख रहे हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। युगल, क्या हकीकत बताया जा रहा है कि दलाल सक्रिय हैं, तो सिर्फ पुलिस अधिकारी इस पूरी बात को नकारते नजर आए? जयवंतिका, देखिए, अगर हम टिकट की बात करें तो टिकट को लेकर के मारामारी है, लोगों को टिकट मिल नहीं रहे हैं। और जिस तरह से 22,000 27,000 रुपए का ट्रांजैक्शन ये बता रहा है कि दलालों के हाथ में पूरी जो टिकट है वो उनके हाथ में है। दलाल एक एक करके टिकट बेच रहे हैं। और अभी एक युवक से 22,000 रुपए लेकर के एक दलाल फरार है। उसने अपने मोबाइल है वो बंद कर लिए हैं। जो पीड़ित युवक है उसने नजदीकी थाना क्षेत्र में जाकर के शिकायत भी की, लेकिन उस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं जहां पर घटना घटित हुई है उन क्षेत्रों पर जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मुकाबला होगा, रोचक मुकाबला भले ही होगा, लेकिन उससे पहले जो दलाल है, जो सटोरिये हैं, वो सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से आम लोगों को ऑनलाइन टिकट मिल नहीं रही है, तो सवाल ये खड़े हो रहा है कि आखिर दलालों को टिकट कैसे मिल जा रहा है। और पूरे बल्क में जो टिकट बेचने की बात है वो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो तैनात है, पुलिस पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, साइबर सेल भी वो एक्टिव हो, लेकिन शिकायत अब तक थाने नहीं पहुंची है, ये बात पुलिस कह रही है। लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है, जो लोग हैं वो शिकायत जो इसके शिकार हो रहे हैं, दलालों के चंगुल में फंस रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। और अगर जो है टिकट मिल नहीं रहा है तो दलालों के हाथ में अवंतिका आखिर इतनी सारी जो टिकट है वो कैसे जा रही हैं, कई तरह के सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। और जो आयोजन समिति है, CSCS है, वो भी टिकट को लेकर के किसी तरह की जानकारी है वो दे नहीं पा रही है। जब लाइन जब ओपन होते हैं तो चंद घंटे में ही पूरी टिकट है वो बिक जा रही है। तो ऐसे में ये जो सवाल खड़े हो रहा है कि क्या दलाल है जो सक्रियता के साथ जो पूरे टिकट को बुक कर ले रहे हैं और फिर एक एक करके टिकट को बेचा जा रहा है अधिक कीमत पर। तो अभी जिस तरह से एक युवक इसका पूरा शिकार हुआ है, तो ये बात सामने आ रही है कि दलालों के हाथों में पूरी जो टिकट है, जो बंच है, बल्क है, वो उनके हाथों में है। तो ऐसे में दलालों की सक्रियता बढ़ी हुई है। जी अवंतिका, चलिए, यानी कि इस तरह की बातें अगर जमीनी स्तर पर है तो कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर का हम जिक्र कर रहे थे, एक और बड़ी जानकारी रायपुर से ही। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने इस्तीफा मांगा है। नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, कवासी लखमा की तरफ से कहा जा रहा है। नारायण चंदेल को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। चंदेल के बेटे पर आदिवासी युवती से रेप का आरोप लग रहा है और उसके बाद मंत्री कवासी लखमा का यह बयान।
भी मीडिया के माध्यम से देखा है, एक प्रतिपक्ष का नेता जिम्मेदार पद में बैठकर इस प्रकार दुरुपयोग आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके ऊपर से कार्रवाई करे होना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पद का दुरुपयोग किया है और उसके बेटा को तो जेल होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी राजनीति में अगर थोड़ा बहुत भी हिम्मत है, दम है, तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तब तक नेता प्रतिपक्ष उस पद में नहीं रहना चाहिए। और उधर रायपुर पहुंची कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का एक बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा होगी, इस बारे में उन्होंने जिक्र किया है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी चर्चा होनी है। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 2 महीने तक चलने वाला है। पार्टी के लोगों से मिलकर चर्चा करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। लोगों के घरों तक पहुंचने का भी कार्यक्रम है। लोगों से सीधा संवाद करेगी कांग्रेस। मालूम ही है, हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है। उसकी तैयारियां सभी लोग मिलजुल कर करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू होने वाला है। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में हैं, कश्मीर पहुंच चुके हैं और 30 तारीख को कश्मीर में श्रीनगर में झंडा फहराया जाएगा और 26 तारीख से हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। तकरीबन 2 महीना ये हमारी यात्रा चलेगी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तैयारियां, ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं और सबको इसमें जोड़ना है। घर घर तक कांग्रेस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेतागण सभी लोग हर घर तक पहुंचेंगे। चलिए, इस पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सोएगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, चुनावी साल है, जाहिर तौर पर सरकार की तरफ से इस तरह के काम किए जाते हैं। आगामी कांग्रेस की कार्य योजना को लेकर अभी तक क्या जानकारी? दिखाना बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां किस तरह से होंगी, इसके इंस्पेक्शन के लिए कुमारी शैलजा पहुंची हुई है। कल राजीव भवन में बैठक भी लेंगी और आज सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात भी उनकी होगी और यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा थोड़ी देर में पहुंचेंगी। ये वो जगह है जो संभावित जो जगह है, यहाँ पर जो है वो अधिवेशन किया जाएगा और उसी की तैयारियों को लेकर वो जगह देखने के लिए यहाँ पर आ रही है और इसके साथ ही तैयारियां किस तरह से होंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में इस ये अधिवेशन हो रहा है। जाहिर तौर पर इसको एक तरह से कहें कि छत्तीसगढ़ के लिए भी कांग्रेस पार्टी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पार्टी की मजबूती के लिए क्या क्या किया जाए, मिशन 2023, मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर क्या चीजें हो सकती है, तमाम रणनीतियां बनेगी। संगठन के स्तर पर भी क्या जो और बदलाव हो सकते हैं, किस स्ट्रेटेजी पे पार्टी आने वाले समय में चल सकती है, ये तमाम रणनीतियां जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में यहाँ पर तय की जाएंगी। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुंचेंगी और यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा। कल बैठक भी होगी और इस अधिवेशन के जरिए अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस पार्टी है, जो संगठन है, उसको भी एक तरह से कहें कि बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जो कार्यकर्ता है वो उन्हें भी अपने जो लीडर्स हैं उनको सामने देखने का मौका मिलेगा यहाँ। जी चलिए, यानी कि पार्टी को सशक्त करने पर फोकस कांग्रेस कर रही है। देखना होगा अधिवेशन में क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपका ममता, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और जिस रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। एक समय था जब नियमित तौर पर होने वाले प्रमोशन में भी अलग अलग वजहों से अड़चनें आ जाती थी। हमारी सरकार ने अलग अलग विवादों को निपटारा किया। कोर्ट कचहरी के भी मामले ढेर सारे होते हैं
लंबे समय से रुके हुए प्रमोशनों को बहाल करने की प्रतिबद्धता दिखाई। पारदर्शी तरीके से भर्ती और पदोन्नति युवाओं में भरोसा जगाती है। ये पारदर्शिता उन्हें बेहतर तैयारी के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए प्रेरित करती है। हमारी सरकार इसी दिशा में निरंतर काम कर रही है। साथियों, आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उनके लिए ये जीवन का एक नया सफर है। सरकार का एक अहम हिस्सा होने के नाते विकसित भारत की यात्रा में आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी, विशेष जिम्मेवारी रहेगी। आप में से ज्यादातर लोग सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीधे लोगों से जुड़ेंगे। आप में से हर कोई अपने तरीके से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। आपने सुना होगा, व्यापार कारोबार की दुनिया में कहा जाता है कि कंज्यूमर इज ऑलवेज राइट। वैसे ही शासन व्यवस्था में हमारा मंत्र होना चाहिए, सिटीजन इज ऑलवेज राइट। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।